आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो गई है। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर मुहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, वो भी तय समय के भीतर। और खास बात यह है कि जाति के साथ सभी धर्मों के लोगों की भी गणना होगी। रिपोर्ट देखिए। सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला, बिहार में होगी जातीय जनगणना। शाम ठीक 4 बजे जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 9 दल शामिल हुए। तकरीबन 2 घंटे के मंथन के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। सर्वदलीय बैठक में ये भी तय हुआ कि सभी धर्मों के जातियों की गणना होगी, साथ ही जातियों के उपजातियों की भी गणना होगी। एक बात जान लीजिए कि सब लोगों की गिनती हो जाएगी, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से, सब चीज की गिनती हो जाएगी। तो बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की जानकारी। सर्वदलीय बैठक में कई और अहम बिंदुओं पर विचार हुआ। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निकल कर आया, उसे भी जानिए। समय सीमा के भीतर जातीय जनगणना होगी, सभी धर्म के जातियों की गिनती होगी, जातियों की उपजातियों की भी गिनती होगी। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। पैसे का प्रबंध बिहार सरकार करेगी। जनगणना करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जातीय जनगणना के ऐलान के बाद इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। आरजेडी ने इसे अपनी जीत बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया, तब बिहार सरकार ने इस पर सहमति दी। तेजस्वी ने कहा कि यह लालू प्रसाद और बिहार के गरीबों की जीत है। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जातीय जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए हैं और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले, या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ। चलिए, विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। और पार्टी के सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद ने जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ी और जातीय जनगणना लालू प्रसाद और तेजस्वी की जीत है। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे उठाए थे, आज की बैठक में उन सभी पर चर्चा हुई और सभी को माना गया। मुख्यमंत्री जी एक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी जब पूरा विधानमंडल मिला, तो उसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो आंदोलन शुरू होगा, पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया और कहा कि इस पर कार्यवाही कल से ही शुरू होगी और इसके अतिरिक्त एक एक चीज, इसकी मोडालिटी क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, कैसे किया जाएगा, कोई ना छूटे, इन सब चीजों को लेकर के मन नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कहा उसको सर्वसम्मति से
आज की मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है। उधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को जातीय जनगणना से कोई ऐतराज नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि कहीं बिहार में भी जातीय जनगणना का हाल कर्नाटक जैसा तो नहीं होगा, तो तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोशिश की जाएगी कि ऐसा ना हो। तो दिवाली और छठ के दौरान जातीय जनगणना हो सकती है। सर्वदलीय बैठक हुई और बीजेपी को जातीय जनगणना से ऐतराज नहीं है, ये बात भी सामने आई। कोशिश ये रहेगी कि सब कुछ ठीक से हो और नीतीश कुमार ने कहा भी कि किस तरीके से जातीय जनगणना को सफल बनाना है और जो एक कोशिश की जानी है उसे सफल बनाना है। विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी गठबंधन के भीतर घमासान शुरू हो गया। आरजेडी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वाम दलों की नाराजगी बढ़ गई। अब कांग्रेस माले के साथ मिलकर चौथा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। राज्यसभा का रण अभी खत्म भी नहीं हुआ कि विधान परिषद की लड़ाई शुरू हो गई। अक्सर मनमानी फैसले लेने वाले आरजेडी ने एमएलसी चुनाव के लिए भी वही किया। ना तो कांग्रेस से राय ली और ना वाम दलों से बातचीत, बस कर दिया 3 उम्मीदवारों का ऐलान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी की तरफ से कारी साहिब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे के नाम की घोषणा की है। आरजेडी के मनमानी भरे फैसलों से कांग्रेस तो पहले से नाराज रही है। सीपीआई एमएलए यानी माले के नेता भी आहत हो गए हैं। ये आज से नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ही उन लोगों का वादा है। 19 सीट हम लोगों को मिली थी विधानसभा के चुनाव में, प्लस एक बिहार विधान परिषद की सीट थी। अब कांग्रेस माले के साथ मिलकर एक उम्मीदवार मैदान में उतारने की जुगत में है। कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायकों की संख्या हमारे एक उम्मीदवार की स्पष्ट जीत बता रही है। तो एक उम्मीदवार तो हमारा निश्चित तौर पर विधान परिषद का चुनाव जीत रहा है। हम वो अपना उम्मीदवार देंगे। जिन्हें अपना उम्मीदवार देना था दे दिए, जिन्हें आगे देना होगा वो दे। जिन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी भी जरूरत नहीं है। हालांकि आरजेडी नेताओं को लगता है कि पार्टी का फैसला एकदम सही है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिन परिस्थितियों में जब कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के आलोक में ही ये सारी फैसले लिए गए हैं। खैर, आरजेडी जो भी सफाई दे, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस और माले के मिलने से कैसे आरजेडी का खेल खराब हो जाएगा। दरअसल एमएलसी के इस चुनाव में विधायक वोट करते हैं। एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में आरजेडी के पास 76 विधायक हैं। इस हिसाब से आरजेडी 2 सीट तो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तीसरी सीट के लिए आरजेडी को अतिरिक्त 17 वोट चाहिए, जो बिना कांग्रेस माले के संभव नहीं है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कांग्रेस और माले मिलकर किसी एक को विधान परिषद में भेजने में सक्षम हैं। दरअसल एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और सीपीआई एमएल के पास 12 विधायक हैं। अगर दोनों को जोड़ दें तो 19 + 12 31, मतलब बिना सीपीएम और सीपीआई की मदद से भी कांग्रेस माले मिलकर आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं और अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आरजेडी में अब लालू युग करीब करीब खत्म हो गया है और अब तेजस्वी युग आ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव ही आरजेडी के सभी नीतिगत फैसले लेंगे। तेजस्वी आने वाले 30 सालों की जो भूमिका है राष्ट्रीय जनता दल की, उस भूमिका के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा और तैयार हो रहे हैं। 32 साल के युवा तेजस्वी यादव 25 साल की उम्र में बिहार के डिप्टी सीएम बने। फिलहाल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे तेजस्वी अब आरजेडी के सभी नीतिगत फैसले लेंगे। इसके लिए आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर तेजस्वी को पार्टी के सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मौजूदगी में हुई बैठक में पार्टी विधायक आलोक मेहता ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया।
भले जनादेश को कोई लूट लिया हो, भारत टेक्निकली कोई मुख्यमंत्री बन गया हो, जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं। मतलब ये प्रस्ताव तेजस्वी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की ओर एक कदम है और तेजस्वी पार्टी के कार्यक्रम तय करेंगे, लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम भी तय करेंगे। लालू प्रसाद की मुहर के लिए मामला अटका नहीं रहेगा और हर मामलों में क्विक एक्शन होगा। सवाल है कि पार्टी ने तो पहले ही तेजस्वी को लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी मान लिया है और लालू यादव भी तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बता चुके हैं। ऐसे में इस तरह के प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़े? तो आइए इसके भी मायने समझते हैं। दरअसल लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर भी जंग है। ऐसी हालत में टिकट बांटने पर कोई सवाल नहीं उठे और जो विरोध करेगा उस पर कार्रवाई की जा सके। आरजेडी के इस फैसले पर पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह पहले से उनको अधिकार मिला हुआ था, कोई नई बात इसमें नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलिए नए नेतृत्व को मौका तो मिला, ये अच्छे संकेत है। अब उनको तेजस्वी यादव जी पर ही भरोसा है तो उन्हीं को उन्होंने जिम्मेदारी दी। लेकिन स्वागत करने वाली बात यह है कि नए नेतृत्व पर अब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और नेतृत्व हस्तांतरण की प्रक्रिया तो कम से कम शुरू हो गई। तेजस्वी यादव जी को अपने परिवार और पार्टी पर पूर्ण रूपेण कब्जा करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखना ये होगा कि 25 साल की उम्र में डिप्टी सीएम और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे तेजस्वी इस नई भूमिका में कितना सफल होते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार की सरे शाम पटना के पत्रकार नगर थाने के काली मंदिर रोड में पूर्व विधायक के 2 सगे भाइयों को गोली मार दी गई और इसके पहले भी पूर्व विधायक और चाचा भतीजे को एक ही वक्त पर निशाना बनाया गया। हालांकि पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घटना ने पटना पुलिस के इकबाल पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। तारीख 31 मई 2022, वक्त शाम के 6:30 बजे, जगह काली मंदिर रोड, पत्रकार नगर थाना, पटना। पटना के इस भीड़भाड़ वाले इलाके में मंगलवार को भी जिंदगी आम दिनों की तरह अपनी रफ्तार पर थी, लेकिन शाम 6:30 बजे काली मंदिर रोड पर कुछ ऐसा हो गया कि पूरा पटना दहल गया। पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के सगे भाई शंभू शरण और गौतम सिंह काली मंदिर रोड पर बाइक से जा रहे थे। अचानक एक दूसरी बाइक ने इन दोनों भाइयों को ओवरटेक करके रोका। शंभू शरण और गौतम सिंह की बाइक को रोकने वाले ने हेलमेट पहन रखा था, वो फोन पर बात कर रहा था। गौतम की तरफ उंगली दिखाकर उसने फोन पर किसी से पूछा, यही है दोनों? और पलक झपकते ही बाइक पर सवार 2 हथियारबंद अपराधी पिस्टल से गोलियां बरसाने लगे। गौतम और शंभू बाइक के साथ जमीन पर गिरे। इसके बाद हत्यारों ने दोनों की कनपट्टी में पिस्टल सटाकर गोलियां दाग दी। इस हमले में गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शंभू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए और कानून व्यवस्था मूक दर्शक बनी रही। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद न तो पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों ने फोन उठाया, न तो सिटी एसपी ईस्ट ने फोन उठाया, न सदर एएसपी ने फोन उठाया और न ही मनोरंजन भारती जो पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष है उन्होंने फोन उठाया। बिहार के डीजीपी शाम 4 बजे सभी पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हैं। इस बैठक में एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी मौजूद थे। शाम 4 बजे डीजीपी ने प्रदेश के आला अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल पर निर्देश दिया और 6:30 बजे अपराधियों ने पटना को हिला दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो नीमा गांव है वहां पर 2 गुट चलते हैं और इसमें जो एक गैंग राइवलरी टाइप का है। इन दोनों गुटों के बीच में पहले भी बहुत हत्याएं हो चुकी हैं और उसी में ही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आपसी विवाद में इनकी हत्या करवाई गई है। 35 दिनों के भीतर बीजेपी के पूर्व एमएलए के 4 परिजनों को मौत के घाट उतारा गया। विगत 26 अप्रैल को चितरंजन के चाचा की जहानाबाद और मसौढ़ी में भतीजे की हत्या की गई थी।
पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ये घटना आपसी रंजिश कहें या गैंगवार का नतीजा है। पांडव गैंग के बीच छिड़ी बादशाहत को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। बादशाहत की ये जंग और कितनी जान लेती है, देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। नदियों में ओवरलोडिंग के चलते समय पर नाव हादसे होते रहते हैं समय समय पर। बावजूद इसके ना तो नाविक ओवरलोडिंग से बाज आ रहे हैं, ना ही नाव पर सवारी करने वाले। बक्सर में ओवरलोडिंग की तस्वीरें डराने वाली हैं। ये डराने वाली तस्वीरें बक्सर के राम रेखा घाट की है, जहां मुंडन संस्कार के दौरान एक बार गंगा नदी में नावों पर ओवरलोडिंग की जा रही है। बेखौफ नाविक थोड़े से पैसे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नाव पर ओवरलोडिंग की जा रही है। नाव की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है। ऐसे में बीच नदी में बैलेंस बिगड़ने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कुछ दिन पहले ही औद्योगिक थाना क्षेत्र से श्रद्धालु नाव से गंगा पार कर रहे थे। ओवरलोडिंग होने की वजह से हादसा हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नाव पर ओवरलोडिंग नहीं करने की सख्त हिदायत दी थी, पर बेखौफ नाविक और श्रद्धालु नसीहत की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि गंगा नदी में नावों का परिचालन चंद रुपयों के लालच में किस तरह से हो रहा है। जिला प्रशासन ने साफ किया था कि किसी भी नाव पर ओवरलोडिंग नहीं होगी, लेकिन आज फिर तनाव के मौके पर जो तस्वीर न्यूज़ 18 की कैमरे ने कैद की है, उसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से एक नाव के ऊपर ओवरलोडिंग करके नाव वाले नाव को इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। जरूरत है इस पर अंकुश लगाने की। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।